dear students, welcome to your study platform Concept Corridor and I am your mentor Yogita Dhami. So from today onwards we are going to kickstart the journey of class 9th sciences. Yes, बेटा काफी सारे बच्चों को लग रहा होगा मैम अभी तो न्यू एनसीईआरटी आई नहीं है तो हम कैसे सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं। बेटा यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं उन टॉपिक्स के साथ जो साइंस की फाउंडेशन को बिल्ड करते हैं और आपकी कैसी ही एनसीईआरटी आ जाए वहां पर आपको ये टॉपिक 100% मिलेंगे। ठीक है, सो दैट्स व्हाई बट आई सेड वी आर किक स्टार्टिंग द जर्नी ऑफ क्लास 9 साइंसेज। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बिल्डिंग द फाउंडेशन ऑफ केमिस्ट्री। व्हाई? बिकॉज जो स्टार्टिंग के फर्स्ट 3 या 4 चैप्टर्स होते हैं साइंस की बुक में वो हमेशा केमिस्ट्री के होते हैं, दैट इज व्हाई। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं विद दिस वर्ड दैट बिल्ड्स द फाउंडेशन ऑफ केमिस्ट्री, दैट इज एटम। एटम द टाइनीस्ट पार्टिकल ऑफ दिस होल यूनिवर्स, है ना। ये वर्ड आपने क्लास 8th में सुन लिया था, अब यहां पर हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखो, सो दिस इज द इंडेक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वील रिकॉल व्हाट इज मैटर, देन वील गो फॉर व्हाट इज एटम, निमोनिक्स फॉर 1 to 20 एलिमेंट्स, द शॉर्टकट जिससे आपको आज ही ये सारे याद हो जाएंगे। इसके बाद व्हाट इज एटॉमिक नंबर, सब एटॉमिक पार्टिकल्स एंड बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम। बेटा अगर ये नॉर्मल एनसीईआरटी देखो ना, ये पूरा एक चैप्टर है जिसके लिए एटलीस्ट 3 से 4 घंटे लगते हैं समझने में। लेकिन वो क्यों लगते हैं? क्योंकि वहां पर आपको हर टॉपिक के पीछे एक एक्सपेरिमेंट, उसके पीछे एक साइंटिस्ट का नाम, एक थ्योरी पूरी पढ़नी पड़ती है। लेकिन ये एक समरी है जो कि आपको 10 to 15 मिनट्स में आराम से पता पड़ जाएगी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज मैटर क्लास 8 में पढ़ा था, एनीथिंग दैट इज हैविंग मास एंड कैन ऑक्यूपाई स्पेस। कोई भी चीज आपके आसपास जो आपको दिख रही हो, भले ही ना दिख रही हो, अगर उसके अंदर पार्टिकल हैं तो उसका मतलब उसके अंदर मास है, और मास है तो उसका मतलब वो कोई ना कोई जगह को तो घेरेगा, दैट विल ऑक्यूपाई स्पेस, तो वो हमारा मैटर हो जाता है। एग्जाम्पल क्या है इसके? कुछ भी जो आपको दिख रहा है आप उसका नाम लिख सकते हो। यहाँ पर वाटर, एयर, इनविजिबल बट स्टिल मैटर, आयरन, वुड, योर ओन बॉडी, एवरीथिंग इज मैटर, राइट। नाउ इज देयर एनीथिंग विच इज नॉट अ मैटर? बेटा वो सारी चीजें जहां पे कोई पार्टिकल नहीं होते, जैसे कि योर इमोशंस, योर थॉट्स, आपको गुस्सा आ रहा है, आपको हैप्पीनेस हो रही है, व्हाटएवर इट इज, योर इमोशंस आर नॉट मैटर। द फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट, एनर्जी, साउंड, दिस इज नॉट मैटर, क्योंकि वहां पर पार्टिकल्स नहीं होते हैं, दैट इज द एनर्जी, राइट। अब सीनियर क्लास में कभी पढ़ोगे उसके बारे में। सो दीज आर नॉन मैटर। ठीक है, नाउ ये मैटर बनता किससे है? ये पार्टिकल से बनता है ना। किसी भी बड़े से मैटर को जब हम डिवाइड करने चलते हैं तो लास्ट में एक ऐसी स्टेज आती है जहां से आगे फर्दर वो डिवाइड नहीं हो सकता। उस पार्टिकल को क्या बोला जाता है? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। पढ़ लिया है क्लास 8th में ये, है ना। और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल 2 टाइप के होते हैं, या तो वो एटम होता है या तो वो मॉलिक्यूल होता है। क्लियर? नाउ कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि यहाँ पर एटम और मॉलिक्यूल से बना है तो हम सिर्फ एटम क्यों पढ़ रहे हैं? बेटा मॉलिक्यूल क्या होता है? मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड फ्रॉम एटम ओनली। जब 2 या 2 से ज्यादा एटम आपस में कंबाइन होते हैं तब जाके आपको मॉलिक्यूल मिलता है। अल्टीमेटली एटम से ही मॉलिक्यूल बना है, राइट। सो दैट्स व्हाई दिस इज द बेस, एटम। हमें क्लियर? समझ में आया? नाउ व्हाट इज एटम? एटम को अगर डिफाइन करना हो तो क्या है एटम? बेटा दैट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर दैट स्टिल होल्ड्स इट्स आइडेंटिटी ऑफ द सब्सटेंस। अब इसका क्या मतलब है, समझो इस बात को। बेटा मान लो आपके हाथ में एक गोल्ड का ब्रिक है। नाउ गोल्ड इज एन एलिमेंट, है ना। आपने अगेन क्लास 8 में पढ़ा था जहां पे प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस। साइंस में सिर्फ 2 टाइप के प्योर सब्सटेंस होते हैं, या तो एलिमेंट होते हैं या तो कंपाउंड होते हैं। अब हम डिटेल में अभी नहीं जाएंगे वहां पर, एलिमेंट्स में आ जाओ। सो मान लो आपके हाथ में गोल्ड का ब्रिक है जो कि एक एलिमेंट है, इतना बड़ा आपको दिख रहा है। अब आपने उसको तोड़ना शुरू किया तो अल्टीमेटली एक ऐसी स्टेज आएगी जहां पर वो सिंगल गोल्ड का आपको पार्टिकल मिलेगा, दैट इज गोल्ड एटम। वो पार्टिकल सारी वो प्रॉपर्टी दिखाएगा जो वो गोल्ड का ब्रिक भी दिखा रहा होगा, राइट। सो दैट स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर विच स्टिल होल्ड्स द आइडेंटिटी ऑफ दैट सब्सटेंस। क्लियर? तो उस एटॉमिक स्टेज पे, उस पार्टिकल वाली स्टेज पे हम उसको एटम बोलते हैं जब वो उस सब्सटेंस की प्रॉपर्टी को दिखाएगा। अगर उससे फर्दर हमने ब्रेक करने का ट्राई किया तो क्या होगा, ब्रेक होगा कि नहीं होगा, ये सारी डिटेल अभी आगे जाकर समझेंगे। ठीक है, चलो अब एटम हमारे आसपास कितने होते हैं, क्या क्वांटिटी होती है इनकी, एक आपको आइडिया देने के लिए यहाँ पे एक स्केल बता रही हूं मैं। बेटा जितने जो आपका ये सैंड होता है ना, सैंड का एक पार्टिकल जो आपको दिख रहा है ना, जो आपने सैंड देखा होगा, उसका एक पार्टिकल अगर आप ले लो तो उसके अंदर कितने एटम हो सकते हैं? सोचो कितने हो सकते हैं? जितने स्टार हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में हैं, यस, उतने उसके अंदर एटम्स हो सकते हैं। So now you can imagine what we are going for, what we are going to understand.
ठीक है, चलो मूविंग अहेड नाउ, वन फैसिनेटिंग थिंग फॉर यू, दिस होल यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ ओनली एंड ओनली 118 इंग्रेडिएंट्स. यस बेटा, एक बहुत अच्छा सा कोई कुजीन हो, कोई फूड आइटम अगर बना तो उसका इंग्रेडिएंट्स आप पूछोगे ना तो भी उसमें कम से कम 10-15 तो आपको मिल ही जाते हैं. बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द होल यूनिवर्स, एवरीथिंग लिविंग नॉन लिविंग व्हाटएवर इट इज मेड अप ऑफ जस्ट 118 इंग्रेडिएंट्स. इन्हीं में से, इन्हीं के कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन से आपको ये पूरा यूनिवर्स मिल जाता है. ठीक है, और ये 118 इंग्रेडिएंट्स क्या हैं? ये है एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स. सो बेसिकली हमारे पास पूरे यूनिवर्स में अभी तक 118 एलिमेंट्स हैं जो हमें पता है, और उनके सिंगल पार्टिकल को हम एटम बोलेंगे. सो एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स. ठीक है, अब ये 118 डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स हमें कहाँ मिल सकते हैं, हम कहाँ इनके बारे में पढ़ सकते हैं? यहां पर दिस पीरियोडिक टेबल, द बाइबल ऑफ केमिस्ट्री. ये पूरी की पूरी आज आपको याद नहीं करनी, लेकिन 12th में जाते जाते याद हो जाएगी. ठीक है, इसका स्ट्रक्चर ऐसा क्यों है, यहाँ कुछ लंबे लाइंस हैं, यहाँ पे कुछ छोटे छोटे कॉलम्स हैं, ऐसा सब क्यों है, ये अलग क्यों है, एवरीथिंग देयर इज अ साइंटिफिक रीजन बिहाइंड इट. बट अभी के लिए हमको क्या फोकस करना है? हमें सिर्फ ये 1 से लेके 20, ये वाला पार्ट, 1 से लेके 20 तक के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको सीक्वेंस में याद करना है. बेटा 9th और 10th में अगर केमिस्ट्री में पास होना है तो ये 1 से लेकर 20 एलिमेंट्स आपको याद करने ही पड़ेंगे. जैसे इंग्लिश में ABCD होता है ना, सो इंग्लिश पढ़ने के लिए आपको ABCD आनी चाहिए, वैसे ही केमिस्ट्री पढ़ने के लिए आपको ये 1 to 20 तो मैंडेटरी आने ही चाहिए. ठीक है, चलो तो इन्हीं को पढ़ते हैं पहले. सो दिस आर द 2 टेबल्स 1 to 20. नाउ ये 1 to 20 में बोल रही हूँ, ये क्या है, ये कौन से नंबर है? ये मैथमेटिक नंबर तो ऑब्वियसली है, लेकिन यहां पर ये क्या डिनोट कर रहे हैं? बेटा यहां पर ये डिनोट कर रहे हैं एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर, अभी समझेंगे एटॉमिक नंबर को. ठीक है, नाउ अब मैं 20 एलिमेंट्स आपको एकदम से नहीं दिखाऊंगी, डर जाओगे. हम पहले उनको देखते हैं जो आपने पहले कभी ना कभी सुने हुए हैं. देखो ये वाले, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन, कैल्शियम. सुने हैं ना? सुने कि नहीं सुने? क्लास 8th में आपने बार बार क्या पढ़ा था? लाइम वाटर पढ़ा था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना? तो अब आगे जाके आपको यहां समझ में आएगा क्लास 9th में कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना कैसे, क्यों बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या फॉर्मूला होता है उसका, एवरीथिंग यू विल अंडरस्टैंड. ठीक है, सो ये वो हैं जो आपको पहले से सुने हुए हैं. इसके अलावा ये भी होते हैं जो कि अब आपको याद करने हैं. ठीक है, तो सबसे पहले तो इनके नाम पढ़ो. मेक अ लिस्ट, जहां पे आप ज्यादा खड़े होते हो शीशे के सामने, है ना, मिरर के सामने, वहां पे इनको पेस्ट करो और पढ़ते रहो. एटलीस्ट नाम पहले आपको पता होने चाहिए, है ना. ये हैं सारे के सारे क्या एलिमेंट्स. अब इनके सिंबल भी होते हैं. मैं सिंबल आपको लिख के दिखा रही हूं, बट आई वुड सजेस्ट अभी नेक्स्ट 1 वीक तक सिर्फ नाम याद करो, सिंबल बाद में याद हो जाएंगे. ठीक है, देखो हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है? H, हीलियम इज He, लिथियम इज Li, बेरिलियम इज Be, बोरॉन इज B, कार्बन इज C, नाइट्रोजन इज N, ऑक्सीजन इज O, फ्लोरीन इज F, नियॉन इज Ne, सोडियम इज Na. यहाँ पे थोड़ा कुछ डाउट होगा बच्चों को कि Na क्यों हो रहा है, S क्यों नहीं हो रहा? बिकॉज बेटा एक्चुअल में सोडियम का जो केमिकल नेम होता है वो नेटेरियम होता है ना. तो ऐसे कुछ होते हैं एक्सेप्शंस. अभी के लिए सोडियम इज Na, मैग्नीशियम इज Mg, ये पता होगा, एल्यूमिनियम इज Al, सिलिकॉन इज Si, फॉस्फोरस इज P, सल्फर इज S, क्लोरीन इज Cl, आर्गन इज Ar, पोटेशियम इज K and calcium is Ca. So these are the 1 to 20 atomic number, the elements in sequence and their symbols. ठीक है, अब बोलोगे मैम याद कैसे होगा 1 से लेकर 20 तक कितने जो आपने कभी सुने ही नहीं, ये याद कैसे हो जाएंगे? बेटा मैंने क्या बताया, नेमोनिक्स में आपको बता रही हूँ, अभी शॉर्टकट्स में सारे बता रही हूँ, लेकिन पहले नाम पढ़ो, आप नाम से फेमिलियराइज हो जाओ, उसके बाद नेमोनिक्स तो आप ही का है ना. देखो नेमोनिक्स क्या है, हा ही ली बी बी सी नो, फिर ना सोडा मांग आलसी, पैसे क्लियर पीके करेगा. कभी भूलोगे नहीं क्या बोला मैंने. देखो सो दिस इज द नेमोनिक्स. हा ही ली बी बी सी नो, फिर ना सोडा मांग आलसी, पैसे क्लियर पीके करेगा. फटाफट समझ लेते हैं इसको. देखो हा हाइड्रोजन, ही हीलियम, ली लिथियम, बी बेरिलियम, बी एंड सी, सो बोरॉन एंड कार्बन है. ठीक है, बी सी इज बोरॉन एंड कार्बन. सो बी सी नो, एन this nitrogen, O is oxygen, फिर is fluorine, Na is neon, soda is sodium, mang is magnesium, al is aluminium, C is silicon, so alsi. फिर ना सोडा मांग आलसी, पे
is phosphorus. So पैसे is sulfur. P for phosphorus, S for sulfur. Clear. So chlorine and argon. Clear. करेगा Pk is potassium and करेगा is calcium. That's it. हाँ ही लीबी बीसी नो पेफरना सोडा मांग आलसी पैसे क्लियर पिके करेगा. That's it. 1 to 20 all the atoms in your fingertips. Clear? Now कितने लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आया कि ये सीक्वेंस ऐसा क्यों है, ये हाइड्रोजन यहाँ क्यों था, यहाँ रखने में क्या प्रॉब्लम है, क्यों हमें सीक्वेंस से याद करना है? बेटा बिकॉज यहाँ पर कोई भी चीज ऐसी रैंडम नहीं होती, यहाँ पर एक फिक्स्ड रूल है एंड दैट रूल इज एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन. अब कई सारे बच्चों को लग रहा होगा मैम ये प्रोटॉन क्या होता है, हम तो एटम पढ़ रहे थे, प्रोटॉन पे कैसे पहुंच गए? बेटा मैंने क्या बताया था, एटम क्या है? वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो सब्सटेंस की प्रॉपर्टी को दिखा सके. गोल्ड के ब्रिक का स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो गोल्ड की प्रॉपर्टी को दिखा सके वो एटम. लेकिन उस एटॉमिक पार्टिकल को भी हम फर्दर ब्रेक कर सकते हैं, हमको अंदर कुछ और भी मिल जाएगा, लेकिन उस स्टेज में फिर वो गोल्ड की प्रॉपर्टी नहीं दिखाएगा, फिर वो कुछ और ही हो जाएगा. राइट? सो नाउ वी आर गोइंग देयर. बेटा कोई भी सिंगल एटम जो होता है वो सब एटॉमिक पार्टिकल से बनता है. हियर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये तीन चीजें आपको एटम के अंदर मिल जाएंगी. ठीक है? इलेक्ट्रॉन को हम ई से डिनोट करते हैं, ऊपर माइनस साइन आता है. प्रोटॉन को हम स्मॉल पी, ऊपर प्लस साइन आता है. न्यूट्रॉन को हम सिर्फ एन से डिनोट करते हैं, ऊपर कोई साइन नहीं आता. राइट? अब एटम इतना छोटा, उसके अंदर भी ये सब एटॉमिक पार्टिकल होते कहाँ हैं? होते कहाँ पर हैं? कहाँ से उनको कोई जगह है क्या एटम के अंदर? यस बेटा, एटम का खुद का अपना एक आर्किटेक्चर होता है इनसाइड. यस, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड हियर. सो एवरी एटम हैज टू रीजन्स. दो रीजन होते हैं किसी भी एटम के अंदर. एक होता है न्यूक्लियस जो कि सेंटर में होता है और उसके बाहर घूम रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन. कैसे घूम रहे होते हैं? देखो, लेट्स से दिस इज द सेंटर. ये सेंटर क्या है? ये न्यूक्लियस है. राइट? इस न्यूक्लियस के बाहर कुछ ऐसे ऑर्बिट टाइप के होते हैं, जैसे सन और सन के बाहर ऑर्बिट होते हैं ना, जिसमें अलग अलग प्लैनेट घूमते हैं. ऐसे समझ लो, है ना? एग्जैक्टली वो नहीं होता, लेकिन एक एनालॉजी बता रही हूं. सो दिस इज द सेंटर, दिस इज द ऑर्बिट. राइट? अब क्या एक ही ऑर्बिट होता है? ये एक ही ऑर्बिट होगा? नो. डिपेंडिंग ऑन द एटम, जितना बड़ा एटम उसके अंदर उतने ज्यादा ये रिंग्स होते हैं. ठीक है? इनको बोला जाता है एनर्जी शेल्स. क्या बोलते हैं इनको? एनर्जी शेल्स बोलते हैं. इन एनर्जी शेल्स में इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं. इन सब में होते हैं इलेक्ट्रॉन. राइट? अब कौन से शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हम बाद में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में. अभी के लिए क्या समझना है भाई? हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम को समझ रहे हैं. सो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमें क्या समझ में आया? सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है, उसके बाहर इस तरीके के रिंग्स टाइप के होते हैं जिनको हम एनर्जी शेल बोलते हैं. हमको इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेगा एटम का? हमको इलेक्ट्रॉन बाहर मिलेगा एटम का, न्यूक्लियस के बाहर. वो घूम रहा होगा. राइट? जो भी इलेक्ट्रॉन, जो भी कोई एटम कितना रिएक्टिव है, किससे रिएक्ट करेगा, कैसा बिहेव करेगा, ये सब कुछ ये इलेक्ट्रॉन ही डिसाइड करते हैं. ठीक है? अब बाकी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं फिर? ये तो सब इलेक्ट्रॉन पढ़ रहे हैं हम. बेटा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं इसके अंदर. यहाँ है आपके न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, दोनों यहाँ बैठे हुए हैं, बस बिल्कुल आसन लगा के बैठे हुए हैं, कोई इनको हिला नहीं सकता. ठीक है? जो भी चेंज हम किसी एटम में कर सकते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इन इलेक्ट्रॉन्स में कर सकते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में नहीं कर सकते, अनटिल एंड अनलेस इट इज अ न्यूक्लियर रिएक्शन. न्यूक्लियर रिएक्शन होगी तो अलग बात है, वो कभी डिटेल में आगे जाके सीनियर क्लास में पढ़ोगे. अभी के लिए इतनी इंफॉर्मेशन काफी है आपके लिए कि इलेक्ट्रॉन के चेंज से एटम का पूरा बिहेवियर चेंज हो जाता है. am I clear? चलो आगे समझते हैं. तो हमने क्या समझ में आया भाई? ये न्यूक्लियस है जो कि सेंटर में है और इलेक्ट्रॉन है जो आउटसाइड है. न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होते हैं. यहाँ पर बेटा, यहाँ पर प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, इसके पास कोई चार्ज नहीं होता, और इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है. तो जल्दी से मुझे कमेंट में बताओ, फटाफट जल्दी से कमेंट में बताओ कि न्यूक्लियस में चार्ज क्या होगा. जल्दी से, आई एम वेटिंग. मैंने आपको पूरा प्रॉब्लम समझा दिया. न्यूक्लियस के अंदर क्या है पता पड़ गया. तो न्यूक्लियस का चार्ज क्या होगा? बेटा न्यूक्लियस इज ऑलवेज पॉजिटिवली चार्ज्ड. व्हाई?
बिकॉज न्यूट्रॉन प्रोटॉन अंदर है, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, तो प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज उसको पॉजिटिव बना देते हैं। क्लियर? नेगेटिव चार्ज इज ऑलवेज आउटसाइड, पॉजिटिव चार्ज इज एट द सेंटर। समझ में आ गया इतना? नाउ बेटा मास, एटम इज अ पार्टिकल, पार्टिकल का मास होता है। अब ये एटम का मास कहाँ होता है? बेटा एटम का पूरा मास यहां होता है, सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस में। यस, सारा का सारा मास आपको न्यूक्लियस में ही मिलेगा। अब क्यों मिलेगा, इसके बारे में जब हम प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे आगे जाके, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, अभी के लिए क्या समझना है, सारा का सारा मास कहाँ मिल रहा है आपको? न्यूक्लियस के अंदर मिल रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के पास मास नहीं होता क्या? ऑलमोस्ट नहीं होता है, नेग्लिजिबल होता है। अभी जब एनसीईआरटी आएगी ना, तो वहां पर आपको वैल्यू भी याद करनी पड़ेगी। 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ये अभी मत याद करो, लेकिन करनी पड़ेगी, आगे जाके करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो सो आगे चलते हैं। यहां पर द स्पेस आउटसाइड द न्यूक्लियस वेयर इलेक्ट्रॉन मूव इज मोस्टली एम्प्टी। बेटा जो भी मास किसी भी एटम का है वो यहां पर है, बाकी का एरिया ऑलमोस्ट खाली होता है, बिल्कुल खाली। यहाँ पर ये बस इलेक्ट्रॉन छोटे छोटे घूम रहे होते हैं, मैक्सिमम स्पेस इज एम्प्टी। इसके पीछे प्रॉपर एक्सपेरिमेंट हुए हैं, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, आगे जाके पढ़ोगे। ठीक है, आगे चलते हैं। सो हमें क्या समझ में आया भाई, एटम के दो पार्ट होते हैं, न्यूक्लियस सेंटर में होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहे होते हैं एनर्जी शेल्स में। न्यूक्लियस के अंदर आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलेंगे, जिसकी वजह से न्यूक्लियस का पूरा मास होता है, यानी एटम का पूरा मास होता है। यहां पर इलेक्ट्रॉन बाहर होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं, ये घूम रहे होते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ एक फिक्स्ड ऑर्बिट में, जिसको कि हम एनर्जी शेल बोलते हैं। ये नेगेटिवली चार्ज है और ये बताते हैं कि भाई जो एलिमेंट है वो कैसा बिहेव करेगा, किस तरीके से रिएक्ट करेगा, ये सब कौन डिटरमाइन करता है? ये इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहां पर ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। और बेटा वन मोर थिंग, ये न्यूक्लियस का साइज कितना होता है, कितना साइज होगा अगर इमेजिन करा जाए तो इसको पता है आप कैसे इमेजिन कर सकते हो? मान लो एक बहुत बड़ा फुटबॉल ग्राउंड, उस फुटबॉल ग्राउंड के बीच में अगर आपने वो छोटा वाला एक शेल रख दिया ना, वो कंचे जो बोलते कंचे है ना, वो वाला कंचा अगर आपने उस पूरे फुटबॉल ग्राउंड के बीच में रख दिया, सो दैट इज रिप्रेजेंटिंग द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। सो न्यूक्लियस इज दैट ग्लास बॉल एंड द होल स्टेडियम इज दैट होल एटम। समझ आया? तो न्यूक्लियस कितना छोटा होता है उस एटम के अंदर, आप इमेजिन कर सकते हो। अंडरस्टूड? चलो आगे चलते हैं। नाउ द डिफरेंशिएशन ऑफ 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स। क्या क्या पढ़ा हमने? इलेक्ट्रॉन E-, प्रोटॉन P+ एंड न्यूट्रॉन N। चार्ज क्या होता है? नेगेटिव। यहां प्रोटॉन पे पॉजिटिव, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होते हैं, नाम से पता पड़ रहा है। नेक्स्ट, ये कहां मिलते हैं? शेल में, आउटसाइड द न्यूक्लियस। ये कहां मिलते हैं? इनसाइड द न्यूक्लियस। ये भी आपको इनसाइड द न्यूक्लियस। ठीक है, मास हियर ऑलमोस्ट 0, नेग्लिजिबल। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिलके मास बनाते हैं एटम का, जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। राइट बेटा, इसके अलावा वन मोर फैक्ट दैट यू शुड नो, किसी भी न्यूट्रल एटम में, वैसे एटम अगर वर्ड बोल रहे हैं तो इसका मतलब न्यूट्रल ही है, अगर एटम न्यूट्रल नहीं होगा तो उसको फिर हम आयन बोलते हैं, है ना। अब कभी आयन के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, अभी के लिए सो एटम अगर न्यूट्रल है तो इसका मतलब उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। वाई? बिकॉज इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है, तो जब बिल्कुल बराबर होंगे तभी तो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तभी एटम न्यूट्रल हो सकता है। अंडरस्टूड? सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द नॉर्मल स्टेट, यानी न्यूट्रल स्टेट। ठीक है, उसके अलावा हमें क्या पता पड़ा? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन मिला के क्या बनाते हैं? मास, जिसको बोला जाता है एटॉमिक मास। क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास। अब कैसे बनता है, क्या बनता है, आगे जाके समझोगे, सबको समझ में आ जाएगा। नाउ कमिंग बैक हियर, बेटा ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में हम क्यों पढ़ रहे थे, हम कहां से स्टार्ट कर रहे थे? व्हाट इज एटॉमिक नंबर? हमने पढ़ा एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इनसाइड द एटम। राइट, तो कितने प्रोटॉन किसी भी एटम में है वो डिसाइड करते हैं कि उसका क्या एटॉमिक नंबर होगा। कई सारे बच्चे सोच रहे होंगे मैम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर है ना, तो हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के हिसाब से क्यों नहीं बताते कि व्हाट इज एटॉमिक नंबर? बेटा बिकॉज इलेक्ट्रॉन चेंज हो सकते हैं, हम इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन, लेकिन प्रोटॉन चेंज नहीं होता। मैंने क्या बताया? प्रोटॉन चेंज नहीं होता अनटिल अनलेस इट इज अ न्यूक्लियर रिएक्शन। सो प्रोटॉन को हम एक तरह से परमानेंट मान लेते हैं।
सो प्रोटॉन जितने हैं उतने ही उसमें क्या होंगे, उसका एटॉमिक नंबर होगा। क्लियर? सो हमने अभी ये पढ़े हाइड्रोजन, कार्बन, सोडियम, कैल्शियम। सो अगर कोई पूछता है आपसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 1 है। क्यों है? क्योंकि उसके अंदर एक ही प्रोटॉन है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। क्यों है? क्योंकि उसके न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन है। अंडरस्टूड? सो एटॉमिक नंबर 20 का मतलब उसके न्यूक्लियस में 20 प्रोटॉन है। Na, सोडियम, विच इज एटॉमिक नंबर 11 प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियस। अंडरस्टूड? समझ में आया? तो हमने क्या पढ़ा यहां पर भाई, एटॉमिक नंबर इज द यूनिक आइडेंटिटी ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट। किसी भी दो एलिमेंट का एटॉमिक नंबर सेम हो ही नहीं सकता, इट्स अ मैंडेटरी थिंग। नेक्स्ट, नो टू एलिमेंट्स कैन एवर शेयर द सेम एटॉमिक नंबर, बताया मैंने आपको। नेक्स्ट, चेंज इन प्रोटॉन काउंट, जैसे ही ये प्रोटॉन काउंट चेंज हुआ इसका मतलब एलिमेंट ही चेंज हो गया, सब्सटेंस ही चेंज हो गया। ठीक है? नेक्स्ट, न्यूट्रल एटम इज इक्वल्स टू प्रोटॉन इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन। अगर न्यूट्रल एटम होगा तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन भी होंगे। हमें क्लियर? चलो, नाउ व्हाट नेक्स्ट? बेटा ये तो है सिर्फ फर्स्ट स्टेप जो आपने केमिस्ट्री का लिया है। इसके आगे की तो पूरी कहानी अभी बची है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। बेटा इन नेक्स्ट वीडियो वी विल अंडरस्टैंड दैट हाउ दीज इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड इन दिस एनर्जी शेल। क्या रूल्स हैं, कितने इलेक्ट्रॉन कौन से एनर्जी शेल में आते हैं, वो इलेक्ट्रॉन कैसे डिसाइड करते हैं रिएक्टिविटी ऑफ दैट पर्टिकुलर एटम। एवरीथिंग वी विल अंडरस्टैंड इन द नेक्स्ट वीडियो। सो स्टे ट्यून्ड टिल देन, टेक केयर एंड बाय बाय।